हेलो गाइस, हाँ आज हम फिर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, जहां हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हमने हमने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, हमने बोर्स थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव के बारे में पढ़ेंगे और डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे अगर समय रहा तो। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा, और अपने डाउट्स को कमेंट में लिख के भेजें। तो चलिए आज के लेक्चर को ज़्यादा देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। डुअल नेचर डुअल नेचर ऑफ वेव पार्टिकल। जब पहले डुअल नेचर को समझने से पहले हमें प्लैंक क्वांटम थ्योरी को समझना होगा कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या थी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या, मैंने डी ब्रोगली इक्वेशंस के बारे में बताया था कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी, है ना, क्योंकि एक लिमिटेशंस आ रही थी बोर एटॉमिक मॉडल में कि वो डी ब्रोगली जो इक्वेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा था, और डुअल नेचर को भी वो फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि डी ब्रोगली ने बेसिकली डुअल नेचर के बारे में कहा था। तो अब मैं जब बोल रहा हूँ डुअल नेचर तो डुअल नेचर होता क्या है। दरअसल में डुअल नेचर क्या होता है कि कोई भी लाइट्स होती है, सपोज करिए कोई भी लाइट है, ये जैसे कि लाइट है कि कोई भी लाइट सोर्स हो गया, कि जैसे आप अपने यूजुअली घर में जब लाइट जलाते हैं तो उसके पास डुअल नेचर होता है, माने दो नेचर होता है। पहला एक होता है पार्टिकल नेचर, जैसे यहाँ पर पार्टिकल अगर आपको दिख रहे हैं। दूसरा होता है वेव नेचर। क्या कहा मैंने, कोई भी लाइट, क्योंकि यहाँ बेसिकली लाइट को ही कंसीडर किया जाता है, कोई भी जो लाइट होती है उसके पास डुअल नेचर होता है। पहला होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर, कि लाइट हैव डुअल नेचर, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, एवरी पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन शोज बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अब कोई भी जैसे पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, वहां मैंने ऑर्बिट्स की बात की थी। बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए मैंने ऑर्बिट से बताया था कि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो बोर्स था उसने इलेक्ट्रॉन को ऐसे कंसीडर किया था कि वो इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहता है। लेकिन जब आगे चल के सब सारी थ्योरी आई, डुअल नेचर जो 1924 में आया, ने उसने कहा नहीं नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पर फ्री मूव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहीं पर भी वो फ्री मूव कर सकते हैं, है ना। वो कहीं ऐसे हैं, मैंने ये समझिए कि आपका ये इलेक्ट्रॉन है और ये कहीं पर फ्री मूव कर रहे हैं। जिस प्रकार इन्होंने उसको लाइट के साथ कंसीडर किया, लाइट के पास क्या होता है, डुअल नेचर होता है। अगर हम ध्यान से देखें लाइट के पास अपने एक पार्टिकल्स होते हैं और उसके पास वेव नेचर होता है। तो यही होता है डुअल नेचर। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं, लाइट के पास क्या क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, जैसे सनलाइट के पास भी पार्टिकल नेचर होता है, एज वेल एज वेव नेचर भी होता है ना। तो वो इस और वो रेडियो, अगर वेव को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, फिर आगे चल के रेडिएशन भी आएगा। वेव जैसे कि आगे यहाँ लिखा है, एंड रेडिएशंस लाइक लाइट, and radiations like light also behave both wave and particles। ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर हुआ वेव एंड पार्टिकल्स का, उसी प्रकार लाइट्स के पास भी अपनी रेडिएशंस होती है और वो उसके पास अपने पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक। अब हम थोड़ा सा इस पे, अगर हम, मैंने डुअल नेचर के बारे में आपको एक रफली नॉलेज दी। अब इसके अंदर भी एक थ्योरी आती है, जैसे प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी ने दिया था। प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में भी आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है।
सपोज करिए कि मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ, सपोज करिए कि कोई एक बक्सा है, कोई एक बॉक्स है ना, उसको मैंने काले रंग से पेंट कर दिया। आई थिंक इंसर्ट में डालना चाहिए मेरे को। सपोज करिए कि मेरे पास एक बॉक्स है, ये जैसे कि मैंने बॉक्स कर दिया, इसको मैंने काला रंग दे दिया, है ना। अब यहाँ पर जो सन रेज होंगी, यहाँ पर जो हमारी कहाँ गया, आई वांट ग्रीन कलर, ये लोग ले लेते हैं। ओके, सपोज करिए कि यहाँ पर जैसे मेरे एक ब्लैक ब्लैक बॉक्स बनाया, आपने छोटी क्लास में सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, या सोलर एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, या आपने छोटी क्लास में एक पढ़ा होगा कि सोलर एनर्जी से हम लोग राइस बना सकते हैं। कि एक ब्लैक बॉक्स, हम एक ब्लैक बॉक्स लिया गया था, उसके अंदर चावल डाल दिया था। ये बहुत स्लो प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें चावल पकते हैं सोलर एनर्जी से। आपने शायद पढ़ा होगा, क्योंकि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था जब मैं क्लास फिफ्थ में था। तो एक कॉन्सेप्ट जब हम सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे क्लास फिफ्थ में, तो एक कहानी सी थी कि कोई एक लड़का था, उसने चावल को एक ब्लैक बॉक्स में डाल दिया, जब वो सनरेज उसमें पड़े तो वो चावल पकने लगे। सेम उसे सेम ये जो बातें हमें से बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेसिकली होता क्या है, सपोज करिए कि आपका सन है, जो ब्लैक कलर होता है, क्या कहा मैंने, जो ब्लैक कलर होता है वो हीट का गुड एब्जॉर्बर होता है। हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगी, क्या कहा मैंने, हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगी, हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब करी, हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब करी। अब यहाँ पर इसने अच्छे से हीट को कैप्चर कर लिया, अच्छे से ले लिया, है ना। फिर उसके बाद जब यहाँ पर सनलाइट धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो धीरे धीरे हीट को ये रिलीज करना शुरू करेगा। तो उसे ही हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या कहा मैंने, कि एक ब्लैक बॉडी जो रहती है वो गुड एब्जॉर्बर होती है हीट की, है ना, और रिलीजर भी होती है। मैंने जितना वो अपने अंदर एक्सेप्ट कर रही है, उतना ही वो अपने अंदर से बाहर निकाल रही है। तो इस यहाँ पर भी सेम लिखा गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज वन कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉल अपॉन इट, एब्जॉर्ब करेगा, है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जी हाँ, ये जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, ये क्या करेगी, ये हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। फिर ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट एमिटर। जो ब्लैक बॉडी है, जितना अच्छा ये एब्जॉर्ब करती है, उतना अच्छा ये उतना ही अच्छे से ये अपने हीट को बाहर निकालती है। अब ये जो हीट को अगर ये बाहर निकालती है, तो एक पैकेट के फॉर्म में निकालती है ना, जिसे हम आगे चल के प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी में पढ़ेंगे। अब इस ग्राफ को मैं समझा देता हूँ। ये जो ग्राफ क्या कहता है, जब लाइट जितना पड़ी, तो सबसे लाइट इस पे जितना बड़ी ब्लैक बॉडी पे, है ना, मैंने जितना हीट कैप्चर कर लिया, हीट ये जितना अच्छे से कैप्चर कर लिया, तो उतना इसका जो ग्राफ ऊपर की ओर गया। जब धीरे धीरे इसने जब हीट को रिलीज करना चालू किया, तो धीरे धीरे इसकी जो हीट थी वो कम होना शुरू हुई, जिसकी वजह से इसका जो वेव लेंथ था वो मिनिमम होना शुरू किया। जब इसके पास बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में हीट था, तो इसके पास सबसे ज़्यादा मैंने मैंने जो जब सनलाइट था, जो उसने सबसे ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से जो इसका ग्राफ था हाई चला गया। फिर जब इसने धीरे जब रिलीज करना चालू किया, तो धीरे धीरे करके इसका जो ग्राफ था वो नीचे आना चालू हो गया। तो अब आगे ये होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कोई भी ब्लैक बॉडी रहती है, वो जितना अच्छा हीट एब्जॉर्ब करती है, उतना अच्छे से
निकालती भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब जो प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी अब क्या कहती है यहाँ पर। अब जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है और एमिट हो रही है बॉडी से, वो कैसे हो रही है। अब जो यहाँ जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है और एमिट हो रही है बाय द बॉडी इज नॉट कंटिन्यूस, है ना। वो कंटिन्यूस जो बॉडी एब्जॉर्ब हो रही है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और जो एमिट हो रही है वो कंटिन्यूसली नहीं हो रही है, लेकिन डिस्कार्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, जो डिस्कार्ड निकल कैसे रही है, स्मॉल पैकेट और बंडल के रूप में। इस लाइन का मतलब मैंने जो एनर्जी और पहली बात तो ये जो अब्जॉर्ब एनर्जी हो रही है, एनर्जी जो अब्जॉर्ब हो रही है और जो एमिट हो रही है वो कंटिन्यूसली नहीं हो रही है, और जो डिस्कार्ड भी हो रही है वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में हो रही है। जो एनर्जी यहाँ पर अब्जॉर्ब हो रही है वो समझ लो कि छोटा, एक बार इतना रिलीज, थोड़ा सा रिलीज हुआ, फिर थोड़ा सा रिलीज हुआ, जैसे चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट हो गया हम लोग, पैकेट हो गया, या फिर किसी और चीज का जो पैकेट होता है, वैसी ऐसी फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। और इच पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसे हम लोग जो एनर्जी रिलीज पैकेट के फॉर्म में हो रही है, और जो पैकेट हर एक पैकेट जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं हम लोग, जो एनर्जी जो रिलीज होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटा। इन अ केस ऑफ लाइट द क्वांटा इज एन प्रोटॉन। अब जब लाइट होता है, अगर हम लाइट के केस की बात करें, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लाइट, इन अ केस ऑफ लाइट द क्वांटा इज कॉल्ड एज फोटोन। क्या कहा, इन अ केस ऑफ लाइट द क्वांटा इज कॉल्ड एज फोटोन, कि लाइट के केस में जो क्वांटा है वो क्या है, फोटोन है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तो उस प्लैंक कांस्टेंट अपनाया, इक्वेशन दिया था E इक्वल्स टू एच वी, जहां H कांस्टेंट रहता है। पहले उसको समझने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो एनर्जी रेडिएशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी की। क्या, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी v, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो v है वो अपना क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये था एनर्जी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की जितनी भी एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी की। कि जितना रेडिएशन वो जितना तेजी से अब्जॉर्व करेगा उतना तेजी से वो निकाल, माने उतना तेजी से वो निकाल भी देगा। तो एनर्जी जितना अब्जॉर्व हो रहा है उसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब जितना एनर्जी, कितना एनर्जी से अब्जॉर्व कर रहा है वो, कितना जल्दी से, कितना रेडिएशन उसको मिला जा रहा है, इस पे निर्भर करता है, ठीक है ना। अब जो हमारा ये प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी ई है, मैंने जो एनर्जी है वहां पर वो होगा एच वी, जहां पर वी मेरा वी फ्रीक्वेंसी हो गया, और जो एच हो गया, एच की वैल्यू क्या है अपने पास, एच इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 27 एनर्जी पर सेकेंड। माने इतना एनर्जी एक सेकेंड में रिलीज होगा, और वी फ्रीक्वेंसी का मैंने चेंज हो सकता है यहाँ पर, लेकिन एच की वैल्यू इतनी रहेगी। सो आगे जब हम देखते हैं, जो बॉडी कैन अब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी एदर वन क्वांटा और सम होल नंबर इट। अब जो बॉडी है यहाँ पर इस लाइन में, इसको हम ब्लू से समझते हैं। अब जो यहाँ पर एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैन एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी एदर वन क्वांटा और सम होल नंबर। जो एनर्जी जो होगी, है ना, एनर्जी जो होगी जो एमिट होगी, या तो वो एक क्वांटा में होगी या सम ऑफ होल नंबर पे होगी, सम
होल नंबर में हो गई, होल नंबर माने जहाँ n इक्वल्स टू 1 2 3 होल नंबर में होगा, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ये था प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात, जो कब आई थी, 1900 में आई थी। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, उसी के थ्रू फिर हम लोगों ने डुअल एनर्जी के बारे में समझा, है ना। तो सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आया था बोर्स एटॉमिक मॉडल, फिर उसके बाद क्वांटम प्लैंक क्वांटम थ्योरी आया, है ना। फिर उसके बाद आया डुअल एनर्जी, कि डुअल एनर्जी, इसी के बेसिस पे डुअल एनर्जी आया है 1924 में। जब आगे हम जब देखते हैं डुअल एनर्जी का ग्राफ क्या होता है, क्योंकि पार्टिकल, अगर सपोज करिए कि अगर जो पार्टिकल है वो अगर जो पार्टिकल है, या ऐसे नहीं बनाता मैं, सपोज करिए जो पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे ये जो पार्टिकल या एटम है, हम लोग बोल रहे हैं डुअल एनर्जी है ना। मैंने उसके पास वेव भी है और पार्टिकल भी है। जो पार्टिकल क्या है, मूवमेंट करेंगे यहाँ पर जो पार्टिकल है। अब थोड़ी ना मर, जब हम लोग यहाँ पर बोर एटॉमिक मॉडल या बोर थ्योरी यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती। उसने कहा था पार्टिकल फ्री है, तो फ्री है तो वो कहीं पर ही मूव करेंगे। बात तो यही है कि अगर पार्टिकल अगर मूव फ्री है तो कहीं पर ही मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे तो इसी को अगर रखते हुए, क्योंकि वेव के पास क्या होता है, वेव लेंथ, अपनी एक वेव लेंथ होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। जो पार्टिकल है मूवमेंट कर रहे हैं और वो वेव के साथ मूव कर रहे हैं। क्या कहा मैंने, जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो वेव के साथ मूव कर रहे हैं, तो उनके पास अपना अपना को एक वेव लेंथ होगी। तो उसी को यहाँ पर मैंने समझाया है इस स्लाइड में, कि जो पार्टिकल है जब वो मूवमेंट कर रहे हैं तो वो एक फ्रीक्वेंसी, एक्स फ्रीक्वेंसी में है मूवमेंट कर। मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बताया था कि जब सनलाइट पड़ेगा, जितना ज्यादा इंटेंसिव से सन सन जो लाइट है बॉडी पे पड़ेगा, उतना ज्यादा उसके जो पार्टिकल्स उतना तेजी से मूव करेंगे, उतना उसको चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो वही इसके बारे में बताया, जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया है कि जो पार्टिकल है सबसे हाई हो रहा है फिर लो हो रहा है। ये पैकेट्स जो बोल रहा था मैं, वहां पर पैकेट्स की मैंने जो बात कर रही थी कि क्वांटा क्वांटा की बात कर रही थी, तो वो यहीं पर मैंने यही चीज को मेरे को समझाना था, कि अगर जैसे कि यहाँ पर अगर ब्लैक बॉडी जहाँ सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया गया है हीट को, है ना, यहाँ सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया गया है, यहाँ फिर उस हीट को उसने रिलीज कर दिया, तो यहाँ पर हीट कम हो रही है। तो यहाँ पर जो है, जो बॉडी सबसे ज्यादा हीट को रिलीज कर रहा है तो उसका जो ग्राफ है हाई की हो जा रहा है। फिर जब बॉडी हीट को रिलीज कर रहा है तो यहाँ कम हो रहा है। तो उसी बात के बारे में है। अब हम थोड़ा सा इस जो ये है वेव है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। वेव का जो ऊपर का जो क्रस्ट है, वहां से जो बीच वाली लाइन होती है, वहां तक का हिस्सा हम इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और दो क्रस्ट के बीच में जो दूरी पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। क्या कहा मैंने, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू से जो नॉर्मल जीरो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और दो क्रस्ट की अगर दूरी को हम लोग अगर नापे तो हम लोग उसको बोलते हैं वेव लेंथ, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस जगह पर, आप समझ सकते हैं। जैसे मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड मैं इसी से कर दे रहा हूँ। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फॉर्म मीनिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या कहा, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, किसी वेवलेंथ की, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट भी आप उसको बोल सकते हैं। कहाँ से, मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू टू
जो वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं डी ब्रोकली इक्वेशन में कि डी ब्रोकली इक्वेशन क्या होती है। अब तक आपने क्या सीख लिया? बोर्स एटॉमिक मॉडल और उसके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा। अभी आपने ब्लैंक कांस्टेंट थ्योरी के बारे में पढ़ा। फिर आपने डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। फिर आपने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रोकली इक्वेशन। डी ब्रोकली इक्वेशन, इसमें हम थोड़ा सा आपको थोड़ा बोला चाहिए कि ये एक तरीके का इक्वेशन है, ठीक है ना। जो आइंस्टाइन थ्योरी, जो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है ना, आइंस्टाइन की थ्योरी E इक्वल्स टू क्या है, एंड आइंस्टाइन की जो एनर्जी थ्योरी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्योंकि हम यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में मैंने बताया कि वो एनर्जी अब्जॉर्व करके रिलीज कर रहा है, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो। क्योंकि हम एनर्जी को एक तरीके से जानते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एनर्जी का अगर डेफिनेशन अगर समझे तो ये है, क्या एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकता और ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट हो सकता है। अभी मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप आगे चल के समझ सके, क्योंकि अगर मैं इक्वेशन आपको बताया, क्योंकि आप इतना पढ़ लियो, तो मैं नहीं चाहता कि आपको और कंफ्यूजिंग में कंफ्यूज करूं मैं, क्योंकि अगर ये लगातार अगर हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप प्रॉपर नोट्स को वहां पर लिख के रखें, कि ये जो थ्योरी है इसको आप लिख के रखें। तो सबसे पहले मैं डी ब्रोकली इक्वेशंस के बारे में आपको बता दे रहा हूं कि ये होती क्या है। डी ब्रोकली इक्वेशन ये होती है कि कोई भी पार्टिकल अगर डुअल नेचर अगर परफॉर्म कर रहा है, क्या कोई भी पार्टिकल अगर डुअल नेचर परफॉर्म कर रहा है, तो वो दो चीज पे परफॉर्म कर रहा है। अगर वो लाइट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो वो प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी पे जाएगा, है ना। और वो क्योंकि उसके पास एनर्जी अगर जहां आ रहा है, तो ब्लैंक कांस्टेंट जो प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी है वो भी यहाँ पर आएगी, जो इक्वल्स टू 1 सेकेंड, जो होगी E इक्वल्स टू एच वी, है ना। क्या क्या मैंने, डी ब्रोकली ने अपना इक्वेशन जरूर दिया, लेकिन उसने किन दोनों इक्वेशन का सहारा लिया है, आइंस्टाइन की इक्वेशन का, और जो प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी है उससे भी उसने बस दोनों को कंबाइन किया है। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर को और E इक्वल्स टू एच वी को कंबाइन किया है, कंबाइन करके उसने अपना एक इक्वेशन दिया है। तो मैं इसकी थ्योरी को समझा दे रहा हूं, इक्वेशन में आपको अगली क्लास से बताऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के मुताबिक लाइट के पास डुअल नेचर होता है। क्या, कौन कौन सा, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। जो लुइस है, लुइस प्रपोज्ड, अब जब लुइस प्रपोज किया दैट डुअल दैट मैटर आल्सो हैव डुअल नेचर एज वेल एज वेव एंड पार्टिकल, क्या आइंस्टाइन ने लाइट के बारे में कहा कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। बट जो लुइस डी ब्रोकली था 1924 में, उसने कहा कि मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है। जो वेव एसोसिएट करती है, जो वेव एसोसिएट विद अ फास्ट मूविंग पार्टिकल कॉल, यार, वेव एसोसिएट हैव फास्ट मूविंग पार्टिकल मैटर कॉल्ड मैटर वेव। अब जो वेव जो एसोसिएट करेगी, है ना, क्योंकि डी ब्रोकली ने क्या किया, सबसे पहली बात आइंस्टाइन को समझे। आइंस्टाइन ने क्या लाइट के बारे में कहा था कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, वेव भी होता है, पार्टिकल भी होता है। लुइस डी ब्रोकली ने भी कहा कि चलो ठीक है, लाइट के पास भी है तो मैं किसी भी मैटर के पास भी बोल सकता हूँ, मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है। मैटर के पास क्या डुअल नेचर होता है, वो भी वेव पे फॉर्म करता है, वो भी पार्टिकल में होता है।
है ना। तो जो वेव एसोसिएट कर रहे हैं फास्ट मूविंग पार्टिकल से, कॉल्ड वेव, मैटर वेव। अब जो वेव जो एसोसिएट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, डी ब्रोकली के अकॉर्डिंग, लुइस डी ब्रोकली के अकॉर्डिंग जो वेव एसोसिएट करेंगे वो फास्ट मूविंग पार्टिकल और पार्टिकल मैटर रहेंगे, कॉल्ड वेव मैटर। दिस वेव आर वेरी शॉर्ट, अब जो ये वेव होते हैं आर वेरी शॉर्ट वेव लेंथ। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए। अब जो ये वेव है वो होंगे वेरी शॉर्ट वेव लेंथ के, माने जो उनका लैम्डा रहेगा वो बहुत कम रहेगा, शॉर्ट रहेगा, ठीक। तो अभी आप इतना समझिए क्योंकि फिर बाद में ये जो लाइन है वो इक्वेशन के लिए जाएगी। अभी मैं आप इतना डुअल मैटर के, डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में समझ चाहिए। आगे ये मैं इसको लेक्चर 2 में आपको कंप्लीट, लेक्चर 3 में मैं आपको कंप्लीट करता हूँ डी ब्रोकली इक्वेशन कैसे हम लोग उसको लिख सकते हैं। सो जो डुअल नेचर, जो आइंस्टाइन का जो डुअल नेचर था, मैंने जो आइंस्टाइन ने लाइट के बारे में कहा कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, जिसके अकॉर्डिंग उसने ये इक्वेशन दिया ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर वाला। फिर जब जब लुइस डी ब्रोकली आया, उसने मैटर को भी कंसीडर किया कि मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है, कि वे उसके पास वेव होगा, उसके पास ही पार्टिकल होगा, और जो वेव जो एसोसिएट करेंगे फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होंगे, जिसे वेव मैटर बोलते हैं, जो बहुत शॉर्ट वेव लेंथ के होंगे, जिसका लैम्डा शॉर्ट रहेगा। वेव लेंथ जहां की बात है वहां लैम्डा जरूर लगेगा। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। यदि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और आप अपने डाउट्स को कमेंट में भी लिख सकते हैं ताकि जो जो आपको इस पूरे लेक्चर में नहीं समझ आया होगा। थैंक यू फॉर सीइंग मी।